गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेल्सर्ट समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोड विभव का मापन। और उसके बाद हमने पढ़ा सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। और कल हमने पढ़ा विद्युत वाहक बल का मापन। तो नेल्सर्ट जो समीकरण है वो किसके आधार पर है? नेल्सर्ट समीकरण उष्मा गतिकी के आधार पर नेल्सर्ट समीकरण उष्मागतिकी की मान्यता के आधार पर हम बात करें तो नेल्सर्ट ने समीकरण प्रस्तुत की। नेल्सर्ट ने उष्मागतिकी के आधार पर नेल्सर्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत की कि सेल के विद्युत वाहक बल की इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर, ताप और उसमें उपस्थित विद्युत सक्रिय पदार्थ की सक्रियताओं में निम्न संबंध होता है। नेल्सर्ट ने क्या कहा कि सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर और ताप यानी टी के मध्य संबंध स्थापित किया। यानी उष्मागतिकी की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, तो वो हमने कल पढ़ा था। सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, तो वो जो हमने पढ़ा था उसी के आधार पर हमने क्या कहा कि उष्मागतिकी की मान्यता के आधार पर जो नेल्सर्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत की वो किसके आधार पर थी, वो क्या कहना चाहता है? उसने कहा कि सेल के विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड की प्रकृति और ताप टी में क्या होता है? निम्न संबंध होता है। तो इनके संबंध को दर्शाने के लिए नेल्सर्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत की। इसने क्या कहा कि पदार्थ की सक्रिय सांद्रताओं, जैसे आपके पास में सांद्रता की बात करें तो आपके पास में क्या होता है? रिएक्टेंट, ठीक है। और दूसरा अपने पास में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अभिकारक व उत्पाद की क्या होती है? सांद्रता। तो ये सभी सांद्रताओं में संबंध को दर्शाने के लिए नेल्सर्ट की समीकरण दी गई। इसने क्या कहा कि माना गैल्वेनिक सेल है। क्या है? माना गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल के रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। कि जैसे अगर हम बात करें तो कोई सेल के अंदर क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या अपने पास में कि अगर कोई कंपाउंड है वो क्या है? ए और बी और क्या आ जाएगा इसके पास में? बी। और इससे क्या बन जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या बनेगा? सी और सी और क्या आ जाएगा? डी और क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। तो आप जानते हैं तो ये तो हो गया अभिकारक और ये इससे क्या बन गया? उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद। तो ये क्या कह रहा है कि द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से सक्रियताओं का साम्य पर निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार बात करें तो द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम क्या कहना चाहता है? द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम, तो द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से बात करें, नियम से, तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं कि कांस्टेंट के इक्वल टू क्या आ जाएगा? एसी की पावर क्या आएगी? सी, ठीक है। और ए डी की पावर क्या आ जाएगा? डी। अपॉन में क्या आएगा? ए की पावर क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। की पावर क्या आ जाएगी? ए। और ए बी की पावर क्या आ जाएगी? अपने पास में बी आ जाएगी। तो साम्य स्थिरांक में अगर हम बात करें कि ये कोई गैल्वेनिक सेल के अंदर कोई रासायनिक समीकरण है, ए क्या है? ए, बी और बी, सी और सी और क्या आ जाएगा? डी। तो ये इसके लिए क्या है? सांद्रता है। क्या है ये? सांद्रता। इसने क्या कहा कि इस गैल्वेनिक समीकरण को द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से लिखे तो स्थिरांक के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी की पावर क्या आ जाएगी? सी। और ए डी की पावर क्या आ जाएगी? डी। और ए की पावर क्या आ जाएगी? ए। और ए बी की पावर क्या आ जाएगी? बी। और ये चीज हमें किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है सांद्रता को। क्या दर्शाती है? सांद्रता को। तो ए बी, ए सी और ए डी क्या है? तो आपको पता है, अगर हम यहां से लिखना चाहें
कि आपके पास में ये चीजें क्या कहलाती है, ये कहलाती है, अगर हम लिखना चाहें कि ए बी और ए सी और ए डी क्या है, ये अभिकारक व उत्पाद की क्या है, सांद्रता। इसकी अभिकारक व उत्पाद की क्या है, सांद्रता है। क्या है ये, अभिकारक व उत्पाद की सक्रिय सांद्रता। अब आप जानते हैं गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है। गिब्स ऊर्जा, कल हमने पढ़ा था कि गिब्स ऊर्जा व विद्युत वाहक बल ई में संबंध होता है। विद्युत वाहक बल ई में क्या होता है, संबंध होता है। तो ई में क्या संबंध होता है वो देखिए। तो गिब्स ऊर्जा व ई के मध्य क्या संबंध होता है, आप जानते हैं कि डेल जी बराबर क्या होता है, डेल जी बराबर होता है डेल जी नोट प्लस में आर टी लोग क्या आ जाएगा भी जी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा होती है। तो गिब्स ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नोट प्लस में आर टी लोग क्या आ जाएगा, के। तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और आर टी लॉग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और जी बराबर क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर के इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक, क्या होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, और आर टी लॉग इक्वल टू क्या होता है, 0, और डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नोट होता है, क्या होता है, नोट। तो ये इसमें क्या होता है, संबंध होता है, क्या होता है, संबंध। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे कि डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नोट प्लस में आर टी लॉग क्या होता है, के। इसको माना हमने समीकरण नंबर 2, क्या माना, समीकरण नंबर हमने माना इसको 2। अब ये क्या कहना चाहता है कि डेल जी इक्वल टू क्या होता है, विसेल के विद्युत बल की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी इक्वल टू होता है माइनस क्या होता है, एन एफ, और क्या होता है, ई। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। तो कल हमने पढ़ा था कि किसी गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 है अपनी, ये 2 में क्या करेंगे, 3 का मान रखेंगे। तो डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई इक्वल, माइनस में क्या आएगा, एन एफ ई नोट, प्लस में क्या आएगा, आर टी लॉग क्या आ जाएगा, के। इसे समीकरण में कितने मान लेंगे, 4। कितने मानेंगे, समीकरण नंबर 4। तो ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर क्या, मानक सेल विभव है। ई यहाँ पर क्या होता है, मानक सेल विभव। तो ई इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ लॉग क्या आ जाएगा, के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या लिखेंगे कि ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में क्या आएगा, एन एफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा, के। ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 5। ये आ गया अपने पास यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है, आप जानते हैं कि लॉग के इक्वल टू क्या होता है, 2.303 क्या होता है, आर टी होता है। ठीक है, भी हम जानते हैं कि लॉग टू क्या होता है, 2.303 और क्या होता है, आर टी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास में, आएगा ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन में क्या आएगा, एन एफ, क्या आएगा, एन एफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोग, और क्या आ जाएगा, के। क्या आ जाएगा, लोग, के। तो ये हो गया अपने पास में समीकरण। ठीक है, अब जानते हैं कि समीकरण 1 का उपयोग है समीकरण 5 में करने पर, समीकरण 1 का उपयोग समीकरण 5 में करने पर। तो समीकरण 1 का उपयोग है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का मतलब के का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आ जाएगा ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन में क्या आएगा, एन एफ। अब यहाँ पर के का मान लिख देंगे, किसका मान रखेंगे, के का मान। तो लॉग, तो के का मान क्या आ जाएगा अपने पास, के का मान आ जाएगा ए सी की पावर क्या आएगी, सी, और ए डी की पावर क्या आ जाएगा, डी, अपॉन
ए की पावर क्या आ जाएगी ए, और ए बी की पावर क्या आ जाएगी इसके पास बी। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर बी का मान रख दिया। ये आ गई समीकरण नंबर अपने पास में 6। कितनी आ गई 6 नंबर समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कहा कि ये हो गया अपने पास में नैनसर्ट समीकरण। ये क्या कह रहा है कि समीकरण 7 से स्पष्ट है कि समस्त क्रिया कारक में उत्पाद की इकाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समस्त क्रिया कारक में उत्पाद की इकाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। तो हम यहाँ से इस समीकरण के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं समीकरण के लिए, वैल्यू। तो वो समीकरण से वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो आप यहाँ पर इसका मान क्या कर दोगे, इकाई करोगे। इकाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई नोट। ठीक है, तो अपने पास में ये आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट। log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए, तो नैनसर्ट ने क्या कहा कि नैनसर्ट की समीकरण के अनुसार क्या है कि उष्मागति की मान्यता के आधार पर, उष्मागति थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर नैनसर्ट ने एक समीकरण प्रेजेंट की। और उस समीकरण में क्या बताया गया, उस समीकरण में बताया गया कि सेल के विद्युतवाहक बल और इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर का ताप और किसी भी अभिकारक या उत्पाद की इकाई सांद्रता में निम्न संबंध होता है। और इन सभी में संबंध को दर्शाने के लिए नैनसर्ट ने क्या दी, एक समीकरण प्रेजेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनसर्ट की समीकरण कहते हैं। तो समीकरण क्या है, इसने क्या कहा कि माना कोई गैल्वेनिक सेल, उसमें रिएक्शन क्या हो रही है, ए बी बी, और इससे क्या बन गया सी और डी। तो द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, ए सी की पावर सी, ए डी की पावर डी, और ए की पावर ए, और ए बी की पावर क्या हो जाएगी बी। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो इसने क्या कहा कि ए बी बी सी सी और डी क्या अभिकारक व उत्पाद की क्या है, सांद्रता है। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा व ई में क्या संबंध होता है, तो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस में आर के लॉग के, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक होता है। आर की इक्वल टू कितना होता है, 0। डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नॉट होता है, मान्य गिब्स ऊर्जा होती है। हम जानते हैं डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ होता है, इसको बनाना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट ई अपॉन में क्या आएगा, अपने प्लस में क्या आएगा, 8 के लॉग प्लस में क्या आएगा के। तो समीकरण नंबर जो अपने पास में 4 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के, समीकरण नंबर 5। आप जानते हैं कि लॉग के को हम किस में चेंज कर सकते हैं, लॉग 10 में चेंज कर सकते हैं। तो log 10 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.30 आर टी लॉग के। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.30 आर टी एन एफ लॉग, यहाँ पर के की हमने क्या रख दी, वैल्यू। इसने क्या कहा कि सभी अभिकारक उत्पाद की इकाई सांद्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वल टू क्या आ जाता है, ई नोट आ जाता है। क्या आ जाता है, इक्वल टू ई नोट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण से वैल्यू का मान भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू का मान कैसे, कि जो हमने समीकरण पढ़ी थी नैनसर्ट की समीकरण, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए आगे। तो नैनसर्ट की समीकरण के अनुसार हमने ये ऐसे पढ़ लिया। तो नैनसर्ट की समीकरण आ गई अपने पास। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो आपने नैनसर्ट की समीकरण पढ़ी थी, ये आपके पास में क्या थी, नैनसर्ट की समीकरण। और वो समीकरण क्या थी अपने पास, 2.303 आर टी अपॉन में क्या था, एफ भी, जैसे 2.303 आर टी अपॉन में क्या था, एफ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो इसका मान ही हो गया 2.303 गुणा आर का मान कितना होता है, 8.314 गुना टी का मान कितना होता है, 298 केल्विन अपॉन में क्या होता है अपने पास में क्या आएगा, एफ। ये कितना होता है, 96,000 कितना आता है, 500। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसका मात्रा क्या होता है, जूल केल्विन मोल इनवर्स। जूल, इसमें गैस नियतांक का मात्रा क्या होता है, जूल केल्विन मोल इनवर्स अपॉन में फैराडे का मात्रा क्या होता है, कूलाम मोल इनवर्स। कूलाम मोल इनवर्स, और कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, ताप के लिए के। तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल, के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल, इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास में आएगा जी, जूल अपॉन में क्या, कूलाम इक्वल टू क्या बोलते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.0591 अपॉन में क्या आता है, एन। क्या आता है, एन। यह आ जाएगा जुलाम अपॉन में क्या आएगा, गुलाम।
या इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये अपने पास में क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है, कितना वोल्ट आती है, 0.0591 वोल्ट आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये नैनसट समीकरण के अनुसार होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नैनसट जो समीकरण है, उस नैनसट समीकरण का उपयोग हम किसी भी नैनसट समीकरण की सहायता से हम किसी भी सेल के अर्ध सेल विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। नैनसट समीकरण के अनुप्रयोग देखिए, नैनसट समीकरण के अनुप्रयोग, नैनसट समीकरण के अनुप्रयोग। तो नैनसट समीकरण के अनुप्रयोग की बात करें तो नैनसट समीकरण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। उस सेल के अंदर क्या होता है, अर्ध सेल विभव होता है। एक तो होता है एनोड पर, दूसरा क्या होता है, कैथोड पर। तो एनोड पर कैसी रिएक्शन होती है, कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, देखिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो किस प्रकार से निर्भर करती है। माना अपने पास में कोई डेनियल सेल है, क्या अपने पास कोई डेनियल सेल, देखिए। तो सेल में किस प्रकार से रिएक्शन है, कोई सेल रिएक्शन अपने पास, सेल रिएक्शन, और वो भी किस में है, डेनियल सेल। किसमें है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में कोई केमिकल रिएक्शन वो कैसे हो रही है कि जिंक प्लस में क्या है, जिंक आयन, जिंक प्लस में क्या अपने पास में जिंक आयन है। ठीक है, और जिंक प्लस में जिंक आयन है, या हम इस इलेक्ट्रोड को आयन के रूप में दर्शा सकते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, लवण सेतु। तो अपने पास में क्या आएगा, कॉपर आयन, और क्या हो जाएगा, कॉपर। तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा अपने पास में क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रोड में एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो जाएगा, अपने पास में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। विसेल अभिक्रिया क्या होती है, सेल अभिक्रिया की बात करें तो सेल अभिक्रिया में सबसे पहले कौन आएगा, सेल अभिक्रिया में सबसे पहले आएगा अपने पास में जिंक प्लस में क्या आएगा, कॉपर आयन। और इससे क्या बन जाए अपने पास, इससे बन जाएगा अपने पास में जिंक आयन, और क्या बन जाएगा अपने पास में, कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर। तो ये होगी सेल की रिएक्शन हो गई। ठीक है, नैनसट समीकरण के अनुसार आप जानते हो क्या होता है, नैनसट समीकरण जो आपने पढ़ा है, उस नैनसट समीकरण के अनुसार, तो नैनसट समीकरण क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट, इक्वल क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन में क्या आता है, एन। ठीक है, लॉग AC की पावर क्या आ जाएगा, C, और AD की पावर क्या आ जाएगी, D, अपॉन AA की पावर क्या आ जाएगी, A, और अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर B की पावर क्या आ जाएगी, B। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको प्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू क्या आएगा, E नॉट माइनस 0.59 अपॉन में क्या आएगा, 2। के ऊपर क्यों लगाया हमने यहाँ पर 2, क्यों आया, क्योंकि जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इसका मतलब सांद्रता उत्पाद की तो ये हो जाएगा अपने पास लॉग क्या आ जाएगा अपने पास में जिंक आयन, और क्या आ जाएगा, कॉपर आयन, अपॉन में उत्पाद के सामने अभिकारक में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जिंक, और अपने पास में क्या आ जाएगा, कॉपर आयन। ठीक है, ये आ जाएगा कॉपर आयन। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.59 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन क्या आ जाएगा, कॉपर आयन। और अपने पास में आप जानते हैं कि जितने भी आयन्स की सहक्रियता कितनी होती है, 1 होती है। पदार्थ की सहक्रियता कितनी होती है, 1। तो कहने का मतलब जिंक आयन इक्वल टू एंड कॉपर आयन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। कैसे कि जिंक आयन व कॉपर आयन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसका मतलब अपने पास में क्या बचा, अपने पास समीकरण आ गई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट माइनस क्या आएगा, ई नॉट माइनस 0.591 क्या आ गया, 2, और अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग, और क्या आएगा अपने पास जिंक अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉपर, जिंक अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉपर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का क्या कर सकते हैं, मापन ज्ञात कर सकते हैं। तो जिंक व इलेक्ट्रोड का ऑपरेटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या आ जाएगा, सक्रियता की सांद्रता आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब नैनफेल्ड समीकरण का अनुप्रयोग किस काम आता है, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए इस सेल का उपयोग किया जा सकता है। और नैनफेल्ड समीकरण है वो किसी सेल के अंदर अर्ध सेल विभव है। क्या है, अर्ध सेल विभव। तो अर्ध सेल का मतलब उसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी सेल है उसके लिए नैनफेल्ड इलेक्ट्रोड विभव का मापन ज्ञात किया जा सकता है। इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आता है, आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कई बार क्या पूछ लेते हैं, एक सेल का पूछेंगे। तो एक सेल में आपको ध्यान रखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो एन का मान 2 आया है, कितना आया है, 2। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखना है किसी सांद्रता कितनी, 1 है या फिर 2 है। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वो ग्रहण के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और त्यागे के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अपने पास में क्या आ जाएगा, डैनियल सेल के लिए अपने पास में क्या है, नैनफेल्ड का अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास बैटरी या इसको हम सेल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। क्या पढ़ेंगे, बैटरीज। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास बैटरियां। तो बैटरीज क्या होती है, आप जानते हैं कि बैटरीज का मतलब क्या होता है, कि बैटरी का मतलब जानते हैं कि सेल होता है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सेलों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या कर लेते हैं, एक बड़े सेल या युक्ति का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, और बैटरी में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। वो हमें किससे मिलती है, रासायनिक ऊर्जा से। यानी बैटरी में सेलों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सेलों को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सेलों को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि केमिकल रिएक्शन होती है। वो किस में चेंज करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और वो किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और ये जो सेल होते हैं वो हमें क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है ये आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। और बैटरी में क्या हुआ है, इसके निम्न गुण होते हैं कि बैटरी हल्की होती है। बैटरी क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, और कम्पैक्ट होती है, यानी सुसबद्ध, लेकिन कम्पैक्ट यानी इजिली होती है। और स्थिर वोल्टता देती है। क्या देती है, लंबे समय तक स्थिर वोल्टता को बनाए रखती है। यानी ये बैटरी के गुण होते हैं। ये बैटरी होती है, उसके क्या गुण होता है, ये बैटरी क्या होती है, हल्की होती है। क्या होती है, हल्की। और इसकी वोल्टता क्या होती है, स्थिर वोल्टता होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो बैटरी का मतलब समझ गए, बैटरी सेल ही होता है। और सेल का मतलब है युक्ति जो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। और बैटरी के अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैटरी में कुछ विशेष गुण होते हैं। बैटरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो बैटरी गुण क्या है कि बैटरी हल्की होती है और कॉम्पैक्ट होती है, जैसे लाइट एंड कॉम्पैक्ट एंड स्थिर वोल्टता होती है। ये वोल्टता क्या देती है, अधिक देती है। अब है बैटरी के प्रकार। बैटरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक सेल या जिसको प्राथमिक बैटरी, और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक सेल। क्या होती है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है, जानते हो। ये प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है कि वह सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाती है, प्राथमिक बैटरी। और प्राथमिक बैटरी को पुनः चार्ज नहीं करती, इसको पुनः काम में नहीं लिया जा सकता, इसकी वोल्टता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के सेलों को हम काम में लेते हैं, जैसे मरकरी सेल भी आता है और शुष्क या लेप्लासी सेल भी होता है। जो प्राथमिक सेल उसके 2 भाग हैं। देखिए, तो प्राथमिक बैटरी कौन सी होती है, देखिए प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, तो प्राथमिक सेल है, उस प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल में, प्राथमिक सेल का मतलब क्या हुआ
कि प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी की वह युक्ति जिसमें उस सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ी के सेल होते हैं, ठीक है, वॉच है, हैंड वॉच हो गई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी माइक्रोफोन, उसमें सेल यूज लेते हैं, माइक्रोफोन है, ईयरफोन है, इनमें जितने भी श्रवण यंत्र है यानी सुनने वाले जितने संसाधन हैं, वो उन सभी के अंदर क्या होते हैं, ये शुष्क यानी लैप्लासी सेल या क्या होता है मरकरी सेल होता है, जिसका यूज किया जा सकता है। और इन सेल की ये सबसे बड़ी विशेष बात होती है कि इन सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते, इनको एक बार काम लेने के लिए बाद उसके क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। और इनकी वोल्टता भी क्या होती है, स्थिर होते, उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे लैप्लासी सेल या क्या पढ़ेंगे, शुष्क सेल। एक नंबर क्या है, शुष्क या लैप्लासी सेल, शुष्क या लैप्लासी सेल, ठीक है। तो शुष्क या लैप्लासी सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना देखिए, ठीक है। बी, इस सेल की संरचना की बात करें, शुष्क सेल या लैप्लासी सेल की बात करें, तो ये जो सेल होते हैं क्या होते हैं, सेल। इस सेल की बात करें, अपने पास कोई सेल है, शुष्क सेल या लैप्लासी सेल है, ठीक है ना। इस सेल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड। इसका जो बाहरी किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, किसका बना होता है, जिंक, जो किसका काम करता है, एनोड का, किसका काम करता है, एनोड का। और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, कार्बन लगा होता है, क्या लगा होता है, कार्बन। वो किसका काम करता है, कार्बन किसका काम करती है, कैथोड का, किसका काम करती है, कैथोड का। और दोनों इलेक्ट्रोड यानी इस कार्बन के बीच में क्या बना होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बना होता है, क्या बना होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या बना रहता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और क्या भरा रहता है, जिंक क्लोराइड भरा रहता है, ठीक है। ये इसके बीच में क्या होता है, नम पेस्ट होता है, क्या होता है, नम पेस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेल की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क सेल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लासी सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो शोषक सेल व लैप्लासी सेल की संरचना की बात करें तो इस सेल का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, किसका बना होता है, जिंक का। जो जिंक है वो किसका काम करती है, एनोड का काम करती है, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो कार्बन की जो परत होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। और कैथोड है उसके पास में क्या भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या होता है, विलयन भरा होता है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा हुआ रहता है। तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा है यानी केमिकल है वो जलना शुरू होते हैं, या उनका अपघटन होता है, या सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन। और दूसरा इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पर जिंक है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का। और एनोड पर कौन है, अपने पास में जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है सेल के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। दूसरा क्या है कि इसके पास में क्या आएगा कि कैथोड है, क्या अपने पास में कैथोड। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, देखिए। तो कैथोड पर रिएक्शन होगी आपके पास, तो कैथोड पर कौन अपने पास में, अमोनियम आयन है, क्या है, अमोनियम आयन। प्लस में अपने पास में क्या है, मैग्नीज डाई क्या है, ऑक्साइड है। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा NH3 प्लस, और क्या आएगा, MnO क्या आएगा, OH। तो ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, त्यागना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो जिंक है वो किसका काम करता है, एनोड का। और एनोड पर में से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में कौन आ जाएगा, अमोनियम, और कौन आ जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इससे क्या बन जाएगा पास में, अमोनिया, और क्या बनेगा, अमोनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से एनोड व कैथोड पर क्या हो रही है, रिएक्शन। तो जिंक तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और अमोनियम क्या कर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होगी, देखिए।
तो सेल की संपूर्ण रिएक्शन अपने पास, तो लैप्लासियस सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होगी, संपूर्ण रिएक्शन होगी इसके पास, देखिए सेल की संपूर्ण रिएक्शन, तो संपूर्ण रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक, जिंक प्लस, और आपके पास में क्या है, अमोनियम आयन, प्लस में क्या अपने पास में MnO2, क्या है MnO2, प्लस में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से सेल के अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और अब बात हम करते हैं किसकी, ये तो हो गया अभिकारक। अब हम बात करते हैं उत्पाद की। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जिंक का आयन, प्लस में क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस में क्या आएगा NH3, और प्लस में क्या आएगा MnO, और क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास में सेल की रिएक्शन क्या आ जाएगी, सेल की रिएक्शन हो जाएगी जिंक प्लस अमोनियम NH4 प्लस, और प्लस में क्या आएगा अपने पास Mn, क्या आ जाएगा O2, और प्लस में अपने पास बस यही हुआ। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ गया अपने पास, ये बन गया जिंक आयन, और प्लस में क्या बन गया NH3, और प्लस में क्या आ गया MnO, और ये आ गया हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से लैप्लासियस सेल की क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा